नमस्कार काका, में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे विश्व में एक तरीके से देखा जाए तो वार छिड़ा हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात करें, इजराइल अमेरिका और ईरान की बात करें, ईरान और खाड़ी देशों की बात करें, तो अब जो इस मोड़ पे युद्ध चला जा रहा है कि जिसमें पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस का एक पैमाना सेट किया जा चुका है, जिसमें माना जाए कि ऊर्जा संकट जो है बहुत तेज़ी से उभरने लगी है। इसको कैसे देखा जाए? क्या यह जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन है? पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका ने खार्ग द्वीप पे, ईरान के जो खार्ग द्वीप है जो 24 से 25 किलोमीटर लंबा है और ईरान का लगभग 90% जो क्रूड ऑयल होता है यहीं से इंपोर्ट होता है। ईरान के दूसरे हिस्सों से यहाँ पे पाइपलाइन के जरिए या तेल लाया जाता है, सीएनजी लाया जाता है और बाकी देशों पर एक्सपोर्ट किया जाता है या निर्यात किया जाता है। उस द्वीप पे हमला करके अमेरिका ने ईरान को क्यों छेड़ दिया? साथ ही इजराइल भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान अब क्लस्टर्स बम का उपयोग कर रहा है। आपको पता होगा कि इजराइल में जो मिसाइल रोकने वाली चीज़ें होती हैं वह हवा में ही मिसाइल को मार देती हैं, लेकिन ईरान अब क्लस्टर बम किस लिए यूज कर रहा है? क्योंकि अगर इंटरसेप्ट करती है हवा में ही मिसाइल को तो उसमें से कई सारे बम निकलते हैं जिसको अलग अलग मिसाइल नहीं मार सकती और हिट करती है और ज़मीन को और नुकसान होता है। अमेरिका ने इस बात की भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो और हम मास डिस्ट्रक्शन करेंगे। दूसरे ही दिन, जो पहले दिन हमला हुआ था, उसमें एक टॉमहाक मिसाइल अमेरिका की एक स्कूल पे जाके गिरा था। ये पहला मौका था जहां पे जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन हुआ। जेनेवा कन्वेंशन अगस्त 1949 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बना था। इसके कुछ संधियाँ थी, इसके कुछ नियम थे। इनके नियम क्या थे कि अस्पताल पे हमले नहीं होंगे, जो हेल्प करते हैं कर्मचारी उनको नहीं मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, जो घायल सैनिक हैं उनकी देखभाल होगी, उनका उपचार होगा और जो युद्ध बंदी हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उनको पत्र लिखने की आज़ादी होगी। ये कुछ नियम बने थे। इस युद्ध में अगर आप देखेंगे तो ये सब नियम बदलते हुए आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में, उसमें भी एक अस्पताल पे भी ही हमला हुआ जहां पे 400 लोग मारे गए। अमेरिका ने जो हमला किया जिसमें 65 से 70 बच्चियां पहले दिन मारी गईं और 170 के करीब बाद में आंकड़ा आया कि वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स, जो छोटी छोटी बच्चियां थीं, उनको मारा गया। अब क्या है कि खाड़ी देश जो हैं वह अपना जितना भी पानी होता है उसका 90% 80% डिसैलिनेशन प्लांट से बनाते हैं। क्योंकि चूंकि खार्ग द्वीप पे हमला किया अमेरिका ने, तो ईरान ने उसके बदले में खाड़ी देशों के जो प्लांट हैं, सीएनजी प्लांट हैं या ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट हैं, वहाँ पे हमला किया है। फिर अमेरिका हमला कर रहा है और आपको पता होगा कि जो आईआरजीसी के मेन कमांडर थे या इंटेलिजेंस के खुफिया थे उनको भी इजराइल ने मार दिया है, जो जिनको माना जाता था कि एक वह ब्रिज की तरह थे जहाँ पे बातचीत हो सकती थी। इजराइल ने इसमें चालाकी दिखाते हुए उनको मार के और ब्रिज ही बंद कर दिया है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि वह ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़े और लेबनान के कुछ हिस्से को अपने कब्जे में ले ले, साथ ही एक पूरी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना के अपने क्षेत्र को, अपने लोगों को सिक्योर और सुरक्षित करे। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ने ईरान ने बंद कर दिया, जिससे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जितने एशियन कंट्री हैं या यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ का तेल लगभग ख़त्म होने वाला है या बंद होने वाला है। वहाँ की जनता को काफ़ी मुश्किल लग रही है। ये पहला हो गया एनर्जी क्राइसिस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईरान, मिडिल ईस्ट, अमेरिका और इजराइल मिलके एक दूसरे के जो ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट हैं या जो भी एलएनजी या पीएनजी गैसेज हैं, उन स्टेशनों पे अगर हमला करता है तो पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाएगी। आपको पता है कि ऊर्जा अगर बंद होता है तो उद्योग बंद हो गए, उद्योग बंद होते हैं तो
सारी चीज़ें जो हैं जिससे आम आदमी की सुविधाएं ज़रूरतें पूरी होती हैं वो बंद हो जाएंगी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। आईसीयू में आपको पता है कि 24 घंटे बिजली मिलनी ज़रूरी होती है। दवाइयाँ बननी बंद हो जाएंगी, खाद बनने बंद हो जाएंगे। यहाँ तक क्राइसिस अभी तक तो पहुँच चुकी है। लास्ट स्टेज जो है, जो दुनिया के प्रबुद्ध लोग हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो है एक खतरा और जता रहे हैं कि इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी होगा। और अगर ईरान यहाँ नहीं रुका तो वह डिसैलिनेशन प्लांट, मिडिल ईस्ट के डिसैलिनेशन प्लांट्स पे हमला कर देगा। और डिसैलिनेशन प्लांट्स पे अगर हमला होता है तो मिडिल ईस्ट कंट्री के जो शहर हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि पानी से ही सारी चीज़ें चलती हैं। पानी से दवाई बन चलती है, पानी से सफाई होती है। हैजा और प्लेग फैल जाएगा इन देशों में। बाकी इनके पास पानी का कोई स्रोत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इकट्ठा किए होंगे तो 1 से 2 सप्ताह का पानी ये इकट्ठा किए होंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन होगा, और जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन होगा तो वर्ल्ड वार 3 छिड़ सकता है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर डिसैलिनेशन प्लांट पे हमला हुआ तो न्यूक्लियर वार शुरू हो जाएगा। और ना तो अभी ईरान सीज फायर करने के लिए रेडी है और ना ही इजराइल। अमेरिका थोड़ा सा नरम हुआ है, नाटो देश थोड़े नरम हुए हैं ट्रंप को पीछे खींच के, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप भी बताइए कि आपके विचार से क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। और यहाँ तक आ गए हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।